बिहार की सबसे छोटी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। बिहार की एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जिसकी एक्सपायरी डेट तय है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले या 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वो प्रकोष्ठ है जिसको बीजेपी भंग करना चाहती है। प्रकोष्ठ है जिसको बीजेपी भंग करना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि ये बहुत फायदे का सौदा नहीं है, इस प्रकोष्ठ से कोई फायदा नहीं है। प्रकोष्ठ ही कहेंगे, अलग पार्टी का है। जब आपने हर मामले में सरेंडर किया और आप कहते हैं कि नहीं हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और हम एनडीए की ईमानदार सहयोगी हैं। आप ईमानदार सहयोगी हैं, लेकिन जिसके आप ईमानदार सहयोगी हैं वो आपका ईमानदार सहयोगी है कि नहीं है? सहयोगी हो जरूरी है। एक भी सीट के लायक आपको नहीं समझा और आपकी पार्टी के नेता आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई आपको मजबूती से लड़ना चाहिए था। सूरजभान सिंह जैसे बड़े नेता ने नसीहत दी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, गुस्सा है, पार्टी की बैठकों में इससे नाराजगी सामने आती है। तो फिर आपके लिए बचा क्या? आप राज्यपाल बन जाएं, आप किसी पद पर बन जाए। हालांकि वो भी भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या लेना देना है? उनको टिकट चाहिए, उनको बोर्ड और निगम में पद चाहिए, जगह चाहिए, उनको एडजस्टमेंट चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि जिस पार्टी के साथ हैं और हमारी पार्टी जिस गठबंधन के साथ है उस गठबंधन से हमें सम्मान मिल रहा है। नहीं तो जाहिर है उनका मनोबल कम होगा और इसीलिए उनकी पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं। आप 243 सीट पर लड़ने की आप बात कर रहे हैं, 243 आदमी आपके पास बचेंगे कि नहीं बचेंगे विधानसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव के बाद, यह भी बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस की मानो छुट्टी हो गई है। पारस जी, उनकी पार्टी बस नाम की एनडीए में रह गई है। पशुपति कुमार पारस को ऐसा लग रहा था कि भाजपा अब तब उन्हें कुछ दे देगी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा और चिराग पासवान के बीच की जो केमिस्ट्री है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि पशुपति कुमार पारस को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी है। आप पशुपति कुमार पारस को भी कवर करते हैं और चिराग को भी कवर करते हैं, भाजपा को भी कवर करते हैं। अब लगता है कि भाई पशुपति कुमार पारस को अब जो परिस्थिति बनी है कुछ मिलने जा रहा है एनडीए के अंदर, भाजपा उन्हें कुछ दे रही है। देखिए, पशुपति पारस को अगर कुछ मिलना था तो वो चिराग पासवान की वजह से मिलना था। चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते रहते, चिराग पासवान अगर बीजेपी से अलग स्टैंड रखते रहते जिस तरह से वो रख रहे थे और फिर बीजेपी की परेशानी बढ़ाते रहते, ये परसेप्शन और मजबूत होता रहता कि भाई मोदी के हनुमान, मोदी की सबसे बड़ी मुसीबत है। चिराग पासवान के जो तेवर थे उतने तल्ख तेवर या उस तरह का स्टैंड तो जनता दल यूनाइटेड का भी नहीं था जिसके 12 सांसद हैं। चिराग पासवान ने जो तेवर दिखाए और तेवर दिखाए, इसमें कहीं कोई गुरेज की बात नहीं है। अब भले ही चिराग पासवान इनकार करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग इनकार करें, बीजेपी के लोग इनकार करें, लेकिन तेवर बहुत तल्ख था चिराग पासवान का और उनकी पार्टी के लोगों के बयान जिस तरीके से आ रहे थे। अब देखिए, सब कुछ शांत हो गया। अब कोई नहीं कह रहा कि ऑल इज वेल दिख रहा। अब कोई नहीं कह रहा है कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन है। अब कोई नहीं कह रहा है कि मोदी भगवान है क्या। अब कोई नहीं कह रहा है, वक्फ बोर्ड पर कोई बयान नहीं आ रहा है। मामला तो अभी भी है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान अगर आंख दिखाते रहते तो चाचा को भारतीय जनता पार्टी से कुछ मिल सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने भाव देना शुरू किया था और मुझे लगता है कि चिराग पासवान अगर बैकफुट पर आए, देखिए चिराग पासवान उस तरह की सियासत नहीं करते, बहुत जल्दी वो बैकफुट पर आते नहीं हैं। बहुत जल्दी बैकफुट पर नहीं आते, हथियार डालते भी नहीं, हथियार नहीं डालते। हथियार डालने की पॉलिटिक्स चिराग पासवान नहीं करते, सरेंडर की पॉलिटिक्स चिराग पासवान नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से वो अपनी केमिस्ट्री ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर जो उनके बयान आते हैं उससे ये जरूर लगता है कि चिराग पासवान ने क्या नीतीश कुमार के सामने हथियार डाल दिया है। तो ये चिराग पासवान की सूझबूझ भी है और हथियार डालना मजबूरी इसलिए है कि भाई विधानसभा का चुनाव है, फायदे भी दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव, अब झारखंड में बीजेपी कितनी सीट नहीं देगी, लेकिन चिंता बिहार को लेकर ज्यादा है। अब बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी के भरोसे सिर्फ रहेंगे तो जाहिर है सीटों का मामला गड़बड़ हो जाएगा। नीतीश कुमार बॉस है एनडीए के, तो बॉस को मनाकर रखने की कोशिश चिराग पासवान बैर नहीं कर सकते नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार के मामले में ठीक है वो सरेंडर की मुद्रा में, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स वो करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने वो हथियार डाल दें और जाहिर है अपने 5 सांसदों की कीमत भी वो समझते हैं
कीमत से मेरा मतलब है कि उपयोगिता, उनके सांसद जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं एनडीए सरकार के लिए। सिर्फ नायडू और नीतीश की चर्चा होती है, चिराग की चर्चा क्यों नहीं होती है? उनके पास जो सरकार महज कुछ सांसदों के और सहयोगी दलों के सांसदों के बूते टिकी हुई है, तो फिर आपको हर सहयोगी दल के सांसदों को महत्व देना पड़ेगा। हर सहयोगी दल का सांसद महत्वपूर्ण है। तो जाहिर है चिराग पासवान के बारे में अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, बीजेपी के सामने उन्होंने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं या उनको डालना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। चिराग पासवान भी मजबूत स्थिति में है 5 सांसदों के साथ। लेकिन पशुपति कुमार पारस को अगर कुछ मिलने की उम्मीद थी तो चिराग की वजह से उम्मीद थी, लेकिन चिराग पासवान को लगा कि नहीं, इससे तो चाचा का फायदा हो रहा है, फिर वही परिस्थिति बन जाएगी। फिर वही परिस्थिति बन जाएगी। चिराग पासवान तो चाहते हैं, चिराग पासवान चाहते हैं कि भाई या तो एनडीए में चाचा रहेंगे चाहे भतीजा रहेंगे। आपको याद होगा कि बहुत पहले चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री से बहुत पहले 5 शर्तों का जिक्र होता था कि भाई चिराग पासवान चाहते थे कि पहले इनको बाहर कीजिए तब हमको लाइए। तो बाहर तो कर ही दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चिराग पासवान को बीजेपी ले आई तो बाहर तो कर ही दिया। सीट नहीं देना, सिटिंग सीट भी नहीं देना, उससे भी बेदखल कर देना, उनकी पार्टी को तोड़ लेना, सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करा लेना। बचा है कुछ क्या? तो बचा कोई सहयोगी दल, कोई अपने सहयोगी दल के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तो कौन से एनडीए की बैठक में वो दिखते भी? अगर एनडीए में है तो कोई ऐसा बैठक जहां वो दिखे हो, मोदी, नीतीश, चिराग के साथ? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोष देना ठीक नहीं रहेगा, सिर्फ चिराग पासवान को दोष देना ठीक नहीं रहेगा। क्या पशुपति पारस जिम्मेवार नहीं है? प्रिंस राज जिम्मेवार नहीं है? अगर आपकी पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं, आपकी हालत ये हो गई है कि कोई गठबंधन आपको अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। आरजेडी से बात करने की कोशिश की थी लोकसभा चुनाव में, आरजेडी से बात नहीं बनी, मना कर दिया गया। और आरजेडी के बड़े नेताओं से हमारी बात हुई थी, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, बड़े नेताओं से बात हो रही थी। वो कहते थे कि क्या फायदा है पशुपति पारस के साथ गठबंधन का, क्या फायदा है? उनके साथ गठबंधन न होना सब बराबर है। तो आप इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आपने अपनी पार्टी के ढांचे को, चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, उनके सांसद अलग हो गए, तो आप उनकी नीतियों पर सवाल उठा लीजिए, आप उनके फैसलों पर सवाल उठा लीजिए। बड़े नेताओं को चिराग पासवान अपनी पार्टी में नहीं रख पाए। अरुण बाबू जुड़े थे, रेणु कुशवाहा जुड़ी थी, सब लोग जुड़े थे, लेकिन नहीं रख पाए। इन सारी चीजों पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो बिल्कुल देर नहीं की, सोचा नहीं, सड़क पर आ गए और महीनों सड़क पर रहे, स्ट्रगल किया, उस व्यक्ति संघर्ष किया, और जो उन्होंने खोया वो उन्होंने पाया। तो पाने के लिए संघर्ष किया। आप में तो संघर्ष का मादा दिखता नहीं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज कितने दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दिखते हैं? दिल्ली आपकी पार्टी के कितने प्रवक्ता हैं जो आपकी पार्टी दफ्तर में दिखते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से पटना कितने दिन आते हैं? मुझे तो नहीं, जितने रामविलास पासवान की इतना बड़ा कार्यक्रम था भव्य तरीके से हर पार्टी के अंदर, या फिर उनके चाचा या भतीजे की तरफ मनाया गया। पशुपति कुमार पारस भी दिल्ली में थे, वो पटना नहीं आना। आपकी राजनीति पटना और बिहार से चलती है, ना कि दिल्ली से चलती है। बिहार की सबसे छोटी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। बिहार की एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जिसकी एक्सपायरी डेट तय है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले या 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल राजनीतिक तौर पर से देखा जाता है अभिषेक जी कि भाई राजनीति में एक तो कोई, चाहे वो सहयोगी दल हो या फिर उनके अपने विरोधी, हथियार डालता नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर अपनी पार्टी और अपनी राजनीति को तय करते हैं आप, तो सहयोगी दलों के सामने भी फैसले लिए आते हैं। और इस बात को बखूबी चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार की पार्टी गाहे बगाहे एहसास कराती रहती है कि भाई फैसला हम ले सकते हैं। लेकिन ये चीजें, दोनों बातें, चाहे वो हथियार डालने की बात हो, चाहे वो फैसला लेने की बात हो, पशुपति कुमार पारस के संदर्भ में जब कहा जाता है तो लगता है कि ये इनमें कुछ बचा नहीं। ये भाजपा के भरोसे, भाजपा के खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, भाजपा के खिलाफ एक शब्द आगे नहीं, एक पैर आगे नहीं बढ़ा सकते। लगता है कि यही कमी, यही बड़ी बात है। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का वो प्रकोष्ठ है जिसको बीजेपी भंग करना चाहती है। प्रकोष्ठ है जिसको बीजेपी भंग करना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि ये बहुत फायदे का सौदा नहीं है, इस प्रकोष्ठ से कोई फायदा नहीं है। प्रकोष्ठ ही कहेंगे, अलग पार्टी का है। जब आपने हर मामले में सरेंडर किया और आप कहते हैं कि नहीं हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और हम एनडीए की ईमानदार सहयोगी हैं। आप ईमानदार सहयोगी हैं, लेकिन जिसके आप ईमानदार सहयोगी हैं वो आपका ईमानदार सहयोगी है कि नहीं है? सहयोगी हो जरूरी है। एक भी सीट के लायक आपको नहीं समझा और आपकी पार्टी के नेता आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई आप
को मजबूती से लड़ना चाहिए था। सूरजभान सिंह जैसे बड़े नेता ने नसीहत दी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, गुस्सा है, पार्टी की बैठकों में इससे नाराजगी सामने आती है, तो फिर आपके लिए बचा क्या? आप राज्यपाल बन जाएं, आप किसी पद पर बन जाए, हालांकि वो भी भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या लेना देना है? उनको टिकट चाहिए, उनको बोर्ड और निगम में पद चाहिए, जगह चाहिए, उनको एडजस्टमेंट चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि जिस पार्टी के साथ हैं और हमारी पार्टी जिस गठबंधन के साथ है, उस गठबंधन से हमें सम्मान मिल रहा है, नहीं तो जाहिर है उनका मनोबल कम होगा, और इसीलिए उनकी पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं। आप 243 सीट पर लड़ने की आप बात कर रहे हैं, 243 आदमी आपके पास बचेंगे कि नहीं बचेंगे विधानसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव के बाद, यह भी बड़ा सवाल है। चलिए, बड़ा सवाल है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी का अब क्या होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई एक्सपायरी डेट तय है, ये कैसी पार्टी है जिनका एक्सपायरी डेट तय है, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर भाजपा के सामने सरेंडर भी कर चुके हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि पशुपति कुमार पारस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई फैसला भाजपा के खिलाफ ले सके, और यही 2 पॉइंट उनकी पार्टी के अस्तित्व को दिन प्रतिदिन खत्म करता जा रहा है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए और बताइए कि क्या वाकई में पशुपति कुमार पारस की पार्टी की एक्सपायरी डेट तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।